Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about the structure of DNA, a double helical structure that was given by Watson and Crick. And today we'll discuss about the different types of DNA and few terms which are related to DNA. First of all, we'll discuss about the Chargaff rule. देखो प्यूरिन और पिरामिडिन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है. प्यूरिन्स लाइक दैट इज एडेनिन एंड द गुआनिन एंड पिरामिडिन्स दैट इज साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल. तो चारगफ ने कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कंप्लीट जो सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनमें प्यूरिन का जो कंटेंट है, प्यूरिन का जो अमाउंट है वो इक्वल रहता है पिरामिडिन के, ठीक है. प्यूरिन का जो कंटेंट है इज इक्वल टू द कंटेंट और द अमाउंट ऑफ द पिरामिडिन. That is A plus G, that is purine, is equal to T plus C, that is pyrimidine. So the amount of purine is equal to amount of pyrimidine. And he also stated that if the ratio of the purine and the pyrimidine, ठीक है, जो प्यूरिन्स और pyrimidine का रेशियो है वो हर एक स्पीसीज के लिए यूनिक है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है. हर एक स्पीसीज के लिए इट इज यूनिक एंड कॉन्स्टेंट. इससे क्वेश्चन आते हैं चारगफ रूल से कि इफ द अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज 20% देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडेनिन, ठीक है. तो अब हमें पता है कि A प्लस T प्लस C प्लस G इज इक्वल टू 100%, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जो C का अमाउंट है कितना है, दैट इज 20%. सो C का अमाउंट 20% है तो C हमेशा किसके साथ पेयर करता है, G के साथ. साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर करता है, तो जितना C है उतना ही कितना हो क्या होगा, G होगा. तो इट इज ऑल्सो 20%. सो इट विल बी, अब हमें निकालना है वैल्यू एडेनिन की. किसकी वैल्यू निकालनी है, एडेनिन की. सो एडेनिन और थायमिन वी कैन राइट इट लाइक 2A, क्योंकि दोनों का क्या है, सेम रहेगा वैल्यू. प्लस 20 दैट इज 40 इज इक्वल टू 100 and 2A is equal to 100 minus 40 that is 60 divided by 2 is equal to 30, ठीक है. So the value of adenine will be 30%. या फिर क्वेश्चन आ जाएगा let's suppose कि there are total 1260 nucleotides in which the amount of adenine is 200, then calculate the amount of साइटोसिन या गुआनिन जो भी आ सकता है, ठीक है. तो इसी फॉर्मूला से क्या है, आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना है कि अगर एडेनिन एक भी गिवन है, चाहे एडेनिन का गिवन हो चाहे थायमिन का गिवन हो, तो दोनों का इक्वल रहेगा. साइटोसिन का गिवन है या ग्वानोसाइन का गिवन है, ठीक है, तो उन दोनों का क्या रहेगा, ग्वानिन जिसको बोलते हैं ग्वानिन का गिवन है तो वो क्या है, इक्वल रहेगा, और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट इज द फ्यू टर्म्स विच आर रिलेटेड टू डीएनए. अब डीएनए क्या है, जब नॉर्मल जो डीएनए है, ठीक है, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसको हमने एक हाई टेम्परेचर में एक्सपोज कर दिया. एक नॉर्मल डीएनए है, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, अराउंड 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर में उसको एक्सपोज कर दिया. तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं या जो बॉन्ड है, ठीक है, दो स्ट्रैंड्स डीएनए की किसके कारण बन रही है, मेन तो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो बेस पेयर्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं. अब हाई टेम्परेचर के कारण वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे और जो डीएनए की दो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, एंड इट इज नोन एज डीएनए डीनेचुरेशन. क्या बोलते हैं इसको, डीएनए डीनेचुरेशन. नेक्स्ट इज डीएनए रीनेचुरेशन, मतलब हमने उसको सेपरेट कर दिया. अब सेपरेट करने के बाद वापस से क्या है, उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिया. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग then it is 36 to 37 डिग्री सेल्सियस. तो वापस से जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल कर दिया. नॉर्मल टेम्परेचर में डीनेचर्ड डीएनए को जब वापस से नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आएंगे तो वो क्या है, दोबारा से रिकॉइल हो जाएगा, दोबारा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, एंड इट अगेन बिकम अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज डीएनए रीनेचुरेशन. क्या बोलेंगे इसको, डीएनए रीनेचुरेशन, कि हमने उसको अलग कर दिया था, अब अलग होने के बाद वो दोबारा से क्या है, डबल स्टैंडर्ड बन गया. मतलब डबल स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती है. कल भी पढ़ा था हमने जब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी डीएनए की. कॉन्फ़िगरेशन बोले तो उसका जो लेंथ है, ठीक है, डीएनए की जो हेलिक्स की कंप्लीट जो लेंथ है, एक टर्न की, डायामीटर है, कितने बेस पेयर्स हैं, ठीक है, या फिर जो स्ट्रैंड है जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, शुगर फॉस्फेट से बनी हुई है, इसको कंपेयर किया था हम लोगों ने एक लैडर के जैसा, कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्पाइरल लैडर, घुमावदार सीढ़ियों जैसा है.
तो उससे पता चला कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर दिया, उसकी स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया, दैट इज डीनेचुरेशन। और अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वापस से डबल स्ट्रैंडेड बन गया, दैट इज डीएनए रीनेचुरेशन। तो जब हम डीएनए को डीनेचर करते हैं, ठीक है, डीएनए को हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हैं, तो वो क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब हम डीएनए को डीनेचर करते हैं तो वो जो डीनेचर्ड डीएनए है वो बहुत ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइपरक्रोमिसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हाइपरक्रोमिसिटी। अब जब डीनेचर्ड डीएनए वापस से धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर दिया, कूल होना शुरू हो गया, ठीक है, फिर वापस डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, और डबल स्ट्रैंडेड बनने के बाद क्या होगा? नाउ इट विल एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ लाइट। क्या करेगा? ये लाइट की लेस अमाउंट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइपोक्रोमिसिटी। क्या कहेंगे? हाइपोक्रोमिसिटी। डीएनए डीनेचुरेशन, डीएनए रीनेचुरेशन, हाइपरक्रोमिसिटी एंड हाइपोक्रोमिसिटी। कई बार पूछ लेते हैं क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए। दो तरह के डीएनए होते हैं, एक जो सीधे हाथ की तरफ मुड़े हुए होते हैं, एक जो उल्टे हाथ की तरफ मुड़ा होता है, दैट इज राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड डीएनए। और इन्हीं के बेसिस पे हमने डीएनए को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। Z टाइप ऑफ डीएनए, A, B, C एंड D टाइप ऑफ डीएनए। तो जो Z टाइप ऑफ डीएनए है, इकलौता ऐसा डीएनए है जो लेफ्ट हैंडेड है, A, B, C और D, ये क्या है? दीज आर राइट हैंडेड डीएनए। Z में, ठीक है, Z जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं Z में 12 होते हैं, 12, देन 11, 10, 9, 8, Z, A, B, C, D ऐसे याद रखने हैं। Z इज द लेफ्ट हैंडेड वन, A, B, C, D दीज आर राइट हैंडेड। ठीक है, तो Z के अंदर एक कंप्लीट टर्न में 12 बेस पेयर्स होंगे, फिर A में 11, B में 10, C में 9 और D में 8। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर देखो ये फर्स्ट इज द Z लेफ्ट, देन A, B, C एंड D दीज आर द राइट हैंडेड DNAs। Number of base pairs, if we are talking about the Z, it is 12, then 11, 10, 9 and 8 जो मेनली पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, one more thing, if we are talking about the B type of DNA, then the humans, जो ह्यूमन का जो DNA है, it is B type of DNA। ठीक है, ह्यूमन का जो DNA है, हमारे अंदर जो DNA पाया जाता है वो कैसा है? इट इज B टाइप ऑफ DNA। कुछ और कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, दैट इज द हेलिक्स लेंथ, एक टर्न पे कितनी लेंथ है? तो Z की है इट इज 45.6 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, A की है 28 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, B की है 34 एमस्ट्रॉन्ग, C की है 31 एमस्ट्रॉन्ग एंड D की है 24.24 एमस्ट्रॉन्ग। If we are talking about the distance between the base pairs, that is 46.5 upon May 12 is equal to 3.75 एमस्ट्रॉन्ग। Z की है, ठीक है, A की है इट इज 2.56 एमस्ट्रॉन्ग, B की है 3.4 एमस्ट्रॉन्ग, C की है 3.32, ठीक है, एंड D की है 3.03 एमस्ट्रॉन्ग। If we are talking about the diameter, then the diameter of Z type of DNA is 18.4 एमस्ट्रॉन्ग, A का है that is 23 एमस्ट्रॉन्ग एंड B का है it is 20 एमस्ट्रॉन्ग, C का है 19 और D का भी है 19 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अच्छा, नीट 2020 में ना एक क्वेश्चन आया हुआ था एनसीईआरटी से एग्जैक्ट उठा के कि एक डिप्लॉयड सेल है, ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल है, उसमें 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब निकालनी थी, कैलकुलेट करनी थी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ डीएनए। ठीक है, बेस पेयर्स गिवन है, लेंथ निकालनी थी। जो एनसीईआरटी में जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ना शुरू करोगे, उसमें एक टॉपिक आता है दैट इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, उसके पहले पैराग्राफ में गिवन है, बिल्कुल लिखा हुआ है आसानी से, मतलब कहीं कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके नहीं दिखा रखी, और उसमें बता रखे कि एक डिप्लॉयड सेल में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। सो डीएनए की जो लेंथ है वो होती है 2.2 मीटर।
2.2 मीटर, ठीक है। और यही क्या था, क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, लेंथ बतानी थी। नीट का जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी से उठा के लिया हुआ था। अब सोचो ये 2.2 मीटर डीएनए कैसे एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सेल में आ जाता है, कैसे उसकी पैकेजिंग होती है, मतलब उसको पैक करना पड़ेगा ना। हम कोई भी सूटकेस प्रिपेयर कर रहे हैं, कपड़े अगर सूटकेस से ज्यादा है तो वो सूटकेस बंद ही नहीं होगी। तो सेल के अंदर अगर डीएनए 2.2 मीटर का है और वो जो सेल की जो लेंथ है वो इतनी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, 10⁻⁻⁶ जो भी है, ठीक है, उसके अंदर डीएनए कैसे आएगा भाई, उसे तो पैक करना पड़ेगा। पैकिंग कैसे होती है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नीट में तो आ ही चुका, तो नीट के लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड में क्या है, क्वेश्चन आता है explain how a DNA is packed in prokaryotes or eukaryotes or differentiate between the packaging in eukaryotes and prokaryotes, ठीक है। तो जो पैकेजिंग है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी देखो एमबीआई में क्या है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक अलग है। अब पैकेजिंग हो जाएगी, उसके बाद डीएनए की सर्च शुरू हो जाएगी, दैट इज द वो एक्सपेरिमेंट जो एक्सप्लेन करेंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर डीएनए की कॉपी कैसे होती है, रेप्लिकेशन आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशंस आ जाएंगे, जीन रेगुलेशन आ जाएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारे क्या हैं, अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप छोड़ दो कि भाई चलो इसको मैं नहीं करूँ बोर्ड के लिए, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स and prokaryotes. So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.